नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। आज की हमारी वीडियो, हमारे चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को की हर वीडियो को लाइक करना, उसे सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आज की हमारी वीडियो है सुषमा स्वराज से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, आपको पता है हिंदी में 89 कंट्रीज हिंदी में कवर। टाइटल। तो ये हमारा संपर्क है, तभी हमने इसको अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच कहा है। इससे ज्यादा आउटरीच क्या हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्र के 192 कंट्रीज में से आप 189 में हो जाएं। इससे ज्यादा रीच क्या हो सकती है? इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच। लेकिन बहुत बार लोग यहाँ पूछते हैं, विदेश तो जाते हैं प्रधानमंत्री, कई तो कहते हैं जहाज में ही रहते हैं, पर करते क्या है, उससे देश का लाभ क्या हुआ है? ये आमतौर पे एक प्रश्न आता है भारत की विदेश नीति को लेकर। सबसे पहले इसी का जवाब देना चाहूंगी। मित्रों, ये यात्राएं तफरीह के लिए नहीं होती, ना मौज मस्ती के लिए होती हैं। ये यात्राएं हुई हैं संबंध बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं व्यक्तिगत रिश्ते बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं दोस्तियां बढ़ाने के लिए। और इन रिश्तों की ताकत को मैंने इन 5 वर्षों में बार बार देखा है, बार बार आजमाया है। उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने इसे आजमाया जब यमन में युद्ध शुरू हुआ और भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई। वो समस्या नहीं, चुनौती थी। ऊपर से गोले बरस रहे थे, समुद्र में लुटेरे बैठे थे, जमीन पे बंदूकों से लड़ाई हो रही थी, जल, थल और नभ, तीनों रास्ते बंद थे। कैसे निकालें? मुझे ध्यान आया कि प्रधानमंत्री की एक मीटिंग ब्रिस्बेन में सऊदी अरब के नरेश से हुई थी। मैंने सीधे जाके उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुत अच्छे रिश्ते बना के आए हैं सऊदी किंग से, आप उनको एक फोन करिए कि वो 7 दिन के लिए गोलाबारी रोक दें तो मैं अपने सब लोगों को निकाल लाऊं। तो उन्होंने कहा अभी बात करते हैं। टाइम जोन में ऐसे में बैठे थे हम कि बात हो सकती थी। उन्होंने फोन किया तो सऊदी किंग ने कहा मुझे 1 घंटा दीजिए, जस्ट गिव मी 1 आवर। 1 घंटे के बाद उनका फोन आया कि मैंने अपने लोगों से बात की है, 7 दिन के लिए तो हम एक साथ नहीं युद्ध रोक सकते, लेकिन हम हर दिन 2 घंटे रोक सकते हैं गोलाबारी, और 7 दिन तक रोक सकते हैं। आप अपनी फॉरेन मिनिस्टर को कहिए कि इस बीच में वो निकाल सकती हैं तो निकाल लें। प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि वो हर दिन 2 घंटा गोलाबारी रोकने को तैयार है। मैंने कहा हमारा काम इसी से चल जाएगा। फिर लगा कि यमन का हवाई अड्डा भी तो खुलवाना पड़ेगा। फिर उनसे बात की, उन्होंने कहा हम उन 2 घंटे में हवाई अड्डा खोल दें। आप जानते हैं, मैंने यहाँ से जनरल वीके सिंह को कहा कि आप तो फील्ड संभालिए, मैं यहाँ से मॉनिटरिंग करती हूँ। वो जिबूती पहुँच गए जहाँ से ऑपरेशन चल रहा था, और मैं यहाँ से मॉनिटरिंग कर रही थी। हम लगभग 5000 भारतीय नागरिक और लगभग 2048 राष्ट्रों के नागरिक यहाँ से निकाल करके लेकर गए। आज से पहले जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती थी, लोग अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते थे, लोग इजराइल के सामने गिड़गिड़ाते थे, हमारे लोगों को निकाल लाओ, हमारे लोगों को निकाल लाओ। सुपर पावर था अमेरिका। लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां 48 देशों में अमेरिका ने भी, फ्रांस ने भी, जर्मनी ने भी, इंग्लैंड ने भी हमसे अनुरोध किया कि हम नहीं निकाल पा रहे, केवल आप निकाल के ला रहे हैं, कृपया हमारे नागरिकों को भी निकाल लाइए। और पाकिस्तान समेत 1972 लोग हम 48 राष्ट्रों के निकाल कर, पाकिस्तान के भी उसमें 3 थे। तो ऐसी समस्या जब जल थल नभ दूर हो जाए, कहीं से आप निकाल न सके, उस समय पे क्या काम आया? वो रिश्ता जो प्रधानमंत्री ब्रिस्बेन में सऊदी किंग से बनाकर आए थे। इसके बाद मेरे सामने आई 3 चुनाव। MTCR, वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया भी। यहाँ बैठे विद्वत लोगों को मालूम होगा कि भारत
4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स में से एक का भी सदस्य नहीं था 5 साल पहले, एक का भी नहीं था। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे इस कार्यकाल में भारत 3 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स का मेंबर बन गया है, MTCR, वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये सिर्फ उन संबंधों के कारण, जो मित्रवत संबंध बना करके आए हैं, उसके कारण हुआ है कि जब भारत नॉमिनेशन भरता है तो लोगों को लगने लगता है कि इनको तो मिलना ही चाहिए, इनको तो देना ही चाहिए, इनको तो ये सदस्यता मिलनी ही चाहिए। इसी तरह SCO की सदस्यता, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कब से एप्लीकेशन पड़ी थी, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार गए वहाँ, उससे पहले हमारे पास ऑब्जर्वर स्टेटस था। उन्होंने कहा मेंबर बने होगे तो आऊँगा, मैं ऑब्जर्वर के तौर पे तो नहीं आऊँ। और उसी साल उन्होंने हमको सदस्यता दे दी और अगली बार प्रधानमंत्री मेंबर के तौर पर SCO की मीटिंग में गए भाग लेने के लिए। ICJ का चुनाव, यहाँ बैठे कुछ लोग जो उसके साक्षी थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का चुनाव इस बार बहुत इंटरेस्टिंग भी हो गया था और बहुत टफ भी। फ्रांस, सोमालिया, ब्राजील, लेबनान, इंडिया और UK, 5 सीटें, 6 कैंडिडेट। पहले ही राउंड में फ्रांस, सोमालिया, ब्राजील और लेबनान जीत गए। सेकेंड राउंड में कौन खड़ा हो गया आमने सामने? इंडिया और ब्रिटेन। एक P5 के साथ मुकाबला, वो तो P5 में है, आपको मालूम है ब्रिटेन तो। अब P5 के खिलाफ बाकी P5 के लोग कैसे जाएं? उन्होंने हमसे कहा पहले कि आप विड्रॉ कर लो। हमने कहा विड्रॉ तो नहीं करेंगे, देखते हैं चुनाव कैसे चलता है। तो उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली चुनाव से पहले ब्रिटेन ने विड्रॉ कर लिया और भारत ICJ का मेंबर दोबारा बन गया। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूं कि जो कहा जाता है कि बाहर घूमना, चलते रहना, हर समय हवाई जहाज में रहना, इस सब से क्या होता है? उससे ये होता है कि भारत अपने 7,000 लोगों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकाल कर लाता है। भारत 3 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स की सदस्यता हासिल करता है। भारत SCO का मेंबर बनता है। भारत ICJ का चुनाव जीतता है। और केवल ये नहीं मित्रों, भारत की विकास गाथा में इन संबंधों का जो योगदान है वो इतना अमूल्य है कि शायद विदेश नीति के इतिहास में कभी कोई इसको भुला नहीं सकेगा। आप जानते हैं 239 बिलियन US की FDI इस समय में आई। 239 बिलियन US कितने होते हैं? 16,73,000 करोड़। 16,73,000 करोड़ का पूंजी निवेश इन 5 वर्षों में हुआ है। और ये जो आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें इस FDI का बहुत बड़ा योगदान है। पूछिए किसी भी इकोनॉमिस्ट से। इसके अलावा हमारे जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटीज, इन सब में हमें दूसरे देशों से तकनीक भी मिल रही है, पूंजी भी मिल रही है और उनकी भागीदारी भी हो रही है। तो भारत की इस विकास गाथा में इन संबंधों का जो योगदान है वो इन यात्राओं के माध्यम से ही हुआ है। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले वीडियो पे बात करते हैं। सबसे पहले बोलूँगी आवाज़ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी। मतलब मैं एक बार को अपनी आंखें बंद करके उनकी आवाज़ सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कोई, मतलब वो जितनी एज की लग रही थी, माशाल्लाह से मैच्योर लग रही थी। तो मुझे आवाज़ ऐसा लग रहा था किसी यंग लड़की की हो। और एक आवाज़ में जो एक बुर्दबारी, एक बेबाकपन, एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक दबंगपना जो था ना, वो आपको बहुत, आप पे बहुत असरअंदाज हो रहा था, आप पे बहुत अमल कर रहा था। यानी उनके वर्ड्स, उनकी जो बातें थी वो आप अच्छे से समझ भी पा रहे थे और आपके ऊपर असरअंदाज हो रही थी। ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम इनकी वीडियो जब देख रहे थे और ये अभी के जो हालात, अभी के हालात लग रहे हैं मुझे, वाकई ये अपने दौर के हालात के बारे में बता रही थी जब इन्होंने इंडियन नागरिकों को निकाला था और भी दुनिया के लोगों को निकाला था। इंडिया की अभी भी रविश वही है कि अभी भी जो यूक्रेन में मामला हुआ तो इंडिया ने वाकई दुनिया के लोगों, बच्चों को निकाला। तो मैं ये कहूँगा
कि आपको लग रहा है इनकी बातें सुन के, इनको जीता जाता देख के ऐसा लग रहा था कि अभी इस दुनिया में नहीं है? सबसे पहले तो बहुत ही हमें एक ऐसा लग रहा था ये आज के दौर के हिसाब से मोदी जी के हिसाब से हाँ बात करिए, मोदी जी के साथ ही चल रही हैं, और जो तरक्की विकास की बात चल रही है वाकई ही अभी के दौर के हिसाब से। मैं एक चीज़ कहूँगी कि इनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जो भी रहे हैं वो बल्ला के इंटेलिजेंट रहे हैं, बल्ला के स्किलफुल लोग रहे हैं। इनको देखकर लग रहा था कि इन्हें अपने काम में इतनी महारत हासिल है, इनको अपनी चीज़ को लेकर, अपनी फील्ड को लेकर, अपने मामलात को लेकर इतना तजुर्बा है कि ये किसी भी मामले को लेकर बात कर सकती हैं। हर मुल्क के हवाले से उन्हें नॉलेज थी। वो कौन कौन से आपने देखा, वो हर इंसिडेंट बता रही थी, कितना कितना मुनाफा हुआ, क्या क्या कैसे हुआ, क्या क्या हमारे ऊपर मसले मसाइल, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानियाँ आई, उसको हमने उसके ऊपर काबू कैसे पाया, उसमें से हमने अपने नागरिकों को कैसे निकाला। तो हर जगह जैसे ऐसा लग रहा था ये कि मौजूद थी, हर जगह की सूरत हाल से दो चार थी, और ये अपने नागरिकों को बता पा रही है। जैसे कहनी थी, मित्रों मैं आपको ये बता रही हूँ इसलिए कि ये कोई जो पोस्ट होती है जो आप समझते हैं कि घूमते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी सियासत का, हमारी कंट्री की इमेज का। तो ये ऐसा नहीं है कि हम मज़े लेते हैं, हम घूमते हैं, हम एंजॉयमेंट करते हैं, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशंस ही बनाने के लिए इतना मतलब ख्वारियत करते हैं। इसमें कहीं पे भी कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारा एंजॉयमेंट है या हमारा लुत्फ़ है। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई ये बात। अच्छा, मेरा एक दिल कर रहा है कि 2018 या 19 की ये वीडियो है, मैं उस दौर में जाके इन्हें बताऊं कि इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर की जो सीट है वो भी एज आपके बाद दबंग तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और पूरी दुनिया में उनका एक डंका बचा हुआ है। और आपका जो ख्वाब था, यानी आपकी जो सोच थी, या आप जिस तरीके से चाहती थी, या जिस तरीके से लेकर चल रही थी कि बड़ी से बड़ी सुपर पावर के सामने इंडिया आंखों में आंखें डाल के बात करे, आज वो पॉसिबल हो चुका है। मेरा दिल कर रहा है मैं जाकर इन्हें टाइम ट्रैवल करके इन्हें बताऊं। यकीन करें बस, मेरा मतलब एक बार को ये समझी क्या कहने वाले हैं कि मैं जाके इनको बताऊं, तो उनकी तो डेथ हो गई है, तो मतलब पता नहीं टाइम ट्रैवल करके क्या इरादा है। मेरा भी इरादा नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं टाइम ट्रैवल करके इन्हें जाके देख लिया आपने, ठीक है। तो एक तो ये दिल कर रहा था। अच्छा। दूसरा ये है कि किसी ने सवाल उठाया होगा, किसी पत्रकार ने, किसी ने, कि आप लोग तो बड़े एंजॉय करते हो, कभी इधर घूम रहे हो। उसी का जवाब दिया उन्होंने, और कह रही है बहुत सुनने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो मैं ये कहता हूँ कि अक्सर जो है ना हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं इन्हें कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी चाहिए। तो इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया कि हम जब इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर, तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। उन ताल्लुकात के बेहतर होने से क्या क्या फ़ायदा होगा वो भी बताया। और दूसरी चीज़ ये है कि यमन के हवाले से जो ये जिक्र कर रही थी, हमने एक बहुत ही लंबी वीडियो देखी थी, हमें उसके बारे में पूरी डिटेल है, किस तरीके से उस वक्त के जो मेजर थे, जो कर्नल थे, जो भी थे, जो नेवी के, वो किस तरीके से पानी के जरिए गए थे ना, शिप में गए थे। अपनी मैं कहता हूँ आंखों से शायद आंसू आ गए थे कि वो शिप के ज़रूर, जहाज़ के ज़रूर, जब वो गए, जब एक मिशन पूरा किया, वो अभी सांस नहीं लिया, दोबारा से कॉल आ गई कि दोबारा जाना है फिर। अच्छा, बाकायदा उस वीडियो में दिखाया गया था फायरिंग हो रही है, बाकायदा उसमें दिखाया गया था ब्लास्ट हो रहे हैं इतनी मुश्किलों से। अच्छा, वहाँ के जो फ़ौजी थे, इन्होंने तो इसमें बोला कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ की हुकूमत ने, मैं कहूँगी कि एक तरीके से साथ दिया था, सपोर्ट किया होगा, लेकिन वहाँ के जो फ़ौजी थे, जो उस वक्त तैनात थे, वो इतना नहीं समझ रहे थे चीज़ों को, ठीक है ना। वो कह रहे थे कि आप जल्दी जाओ, जल्दी निकलो, बस हम नहीं रोक सकते, क्योंकि इन्होंने अभी बताया ना कि 2 घंटे का टाइम दिया था, तो उस दौरान कभी भी बमबारी हो जाती थी, और हो भी रही थी। आपने देखा नहीं कितनी मुश्किल से। एक बार को तो ऐसा भी होता, उस वीडियो में दिखाया गया था कि वो जो नेवी ऑफिसर थे वो कह रहे थे एक बार को हमें लगा कि हम बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, हम नहीं पहुँच पाएंगे अपने इंडिया, अपने कंट्री। और उसमें भी बताया गया था कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग थे, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग थे, श्रीलंका के बहुत सारे लोग, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के जो नागरिक थे उनको भी उन्होंने सेव किया, ना सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि दूसरे मुल्कों के नागरिकों को। तो उस वीडियो को हमने डिटेल से देखा था। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि
इनके हवाले से बहुत ही उन दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के थोड़े मामला थे गर्मा गर्म, तो इनके बड़े बयानात आते थे। इनके ये जो है ना पाकिस्तान वालों से या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, पाकिस्तान से बड़े कड़क तरीके से बात करती थी। तो मुझे अभी भी याद है कि न्यूज़ के हवाले से, अच्छा बहुत लंबा अरसा ये रही फॉरेन मिनिस्टर, बहुत लंबा टाइम तक रही, इस चीज़ की एक्सपर्ट थी। तो ये इनकी ये वो खातून थी कि मैं जब रिएक्शन चैनल का मामला नहीं भी था, मैं न्यूज़ देखता था, तो इंडिया की कोई भी पार्टी हो इनकी रिस्पेक्ट करती थी, इनके जो अपना एक मर्तबा था बहुत ज़्यादा। तो इनका पाकिस्तान के साथ जो मामला था बड़े दबंग, बड़े कड़क किस्म के बयान आते थे, मतलब दबाव जैसे को तैसे वाले। हाँ, इनका मैं ये देखता था, ऐसे जवाब देती थी कि मतलब झंझोड़ के रख देना, झंझोड़ के रख देती थी, मतलब इनका एक लाइन भी काफ़ी होता था। इस तरह की चीज़ें उन दिनों में मैं अक्सर न्यूज़ पे सुनता रहता था कि इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने वो, फिर वो घर में आ रहा है वो। अच्छा, मैंने अक्सर सुना है, मैंने अक्सर इनके बारे में मतलब इनकी देखिए कि न्यूज़ में जब ये चल रही थी तो इनकी बाकायदा पूरी हेडलाइन चलती थी। मुझे इनके नाम से, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे इतना याद नहीं है, बहुत पहले की बात है, लेकिन ये याद है मुझे कि बाकायदा ना बार बार कोट किया जाता था, ये सुषमा स्वराज ने कहा है, सुषमा स्वराज ने। तो वो एक नाम होता है ना आपके जहन में कहीं रह जाता है कि ये उनकी मिनिस्टर हैं। आपको शायद ऐसे कोई हेडलाइन वाला, हाँ, हेडलाइन तो मुझे नहीं याद रह गई, लेकिन मुझे बार बार इनका जो नाम आता था, तो अभी आपकी बात से मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि इनको बड़ा इंडिकेट करके बड़ा बिल्कुल उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने इंडिया से ये बड़े बयान देती थी। असल में बयान फॉरेन मिनिस्टर ही देता है ना, तो दूसरे कंट्री के हवाले से, तो ये हर फॉरेन मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है। जैसे अभी बिलावल ने, लेकिन मैं कहूँगी इंडिया इस मामले में लग रहा है कि हर फॉरेन से बढ़कर एक्सपर्ट है अपने काम में। तो दोस्तों दोबारा किसी और मेरे साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।